ज़ेलेंस्की के दावे को पश्चिमी मीडिया ने खारिज किया है। ज़ेलेंस्की के दावे पर पश्चिम से बड़ी खबर है, रूस अभी नए सैनिकों की भर्ती नहीं कर रहा है। चुनाव से पहले नए भर्ती की कोई योजना नहीं है। मोबिलाइजेशन से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की के दावों को खारिज करती दिखती हैं। लेकिन विंटर्स के लिए क्या खास प्लानिंग रूस की नजर आ रही है? मनीष, इसको लेकर क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? और जिस खबर का मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि नाटो देशों पर हमले कर भी दिए जाएं, नुकसान पहुंचा भी दिया जाए और आर्टिकल 5 से बचा भी जा सके, ये स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, इसमें दो तरह की कार्रवाई है। एक तो सबोटाज से रिलेटेड कार्रवाई है कि आप अगर नाटो देशों में जो बारूद की फैक्ट्री है या फिर जो डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्शन की फैक्ट्री है उसको आप नुकसान पहुंचाएं और ये क्लेम भी ना करें कि ये हमने किया है, बल्कि आप वहां पर जो लोकल जो आपका ओजी है यानी कि जो लोकल इंटेलिजेंस की मदद लेकर आप वहां पर इस तरह के ऑपरेशंस को करें। और वो रूस पहले भी करता है। रूस का ठीक ठाक इन्फ्लुएंस बाल्टिक देशों में भी है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में ठीक ठाक उनके अपने एसेट्स हैं, उनकी वो मदद लेकर करता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात ये भी है कि यूक्रेन जैसे मुल्क चाहते हैं कि इस तरह की कुछ घटनाएं हों यूरोप में, और ताकि यूरोप आर्टिकल 5 का इन्वोक करने की कोशिश करे। जो दूसरी और बात है कि अभी आपने देखा कि किस तरह से ईरान ने ये कहा कि हम मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ वहां पर हमला कर रहे हैं जहां अमेरिका के बेस हैं। रूस भी आने वाले समय में ये बात कहेगा कि देखो जी, हम नाटो देशों पर अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन फैक्ट्रियों से हथियार यूक्रेन पहुंच रहा है और उससे हम पर हमला हो रहा है, हम सिर्फ उनको टारगेट कर रहे हैं, अब वो फैक्ट्री जिसकी भी हो। तो इस तरह के लॉजिक रूस भी देने की कोशिश करेगा। लेकिन अंत में रूस बनाम यूरोप की जंग होनी है और यूरोप भी उसकी तैयारी कर रहा, बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा। बल्कि यूरोप ने इसके लिए $900 बिलियन का एक बजट रखा है जिसमें वो बहुत बड़ी मात्रा में हथियार खरीद रहा है और ऑलमोस्ट वो कहें तो इंडिया के रक्षा बजट का 15 गुना है। तो यूरोप को भी पता है कि एक ना एक दिन ये लड़ाई होगी। अमूमन माना जाता है रूस और यूरोप के बीच में कि ये लड़ाई 2029 तक में होगी, लेकिन उससे पहले भी ये लड़ाई हो सकती है। इसके लिए दोनों पक्ष तैयारी कर रहे हैं जी, उससे पहले भी ये लड़ाई हो सकती है जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन संजय सोई सर, क्या उसके पहले इस युद्ध के खत्म होने के कोई आसार हैं? कहीं कोई ऐसी रणनीति या कोई तरीका आपको दिखाई दे रहा है जो रूस इस वॉर को खत्म कर दे उस नौबत से आने से पहले ही कि भाई ये सीधा टकराव हो जाए नाटो और रूस के बीच? नहीं, देखिए, ऐसा कई किस्म की अटकलें, 4.5 साल हो गए। देखा जाए तो यूक्रेन भी अंदर से थक चुका है और रशिया भी थक चुका है, फाइनेंशियली भी और हथियारों के मामले में, मैन पावर के मामले में भी। रशिया अगर 3 लाख और रिक्रूट कर रहा है तो कम संख्या नहीं होती है, एक बहुत अच्छी खासी सेना खड़ी हो जाती है 3 लाख में। यूक्रेन का भी काफ़ी हद तक कैजुअल्टीज हो चुके हैं, काफ़ी लोग बाहर जा चुके हैं। आज वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में मर्सनरी लड़ रहे हैं। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात, युद्ध जारी कौन रखना देना चाहता है? वो है यूरोप। यूरोप चाहता है कि युद्ध जारी रहे, क्योंकि रशिया कमज़ोर होता जाएगा, यूरोप के लिए खतरा कम होता जाएगा, यूक्रेन में अटका रहेगा, यूरोप के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं होंगे। एक तरह से वो इनडायरेक्ट पॉलिसी को देखते हुए वो ये चाह रहे कि युद्ध लंबा चले। साथ साथ में यूरोप ने अभी अपना डिफेंस बजट 1.5% 2% होता था, सभी देशों ने निश्चित किया कि 5% तक ले जाएंगे। जैसा कि अभी मनीष जी बता रहे थे कि अभी $9 बिलियन, मतलब इतना भारी बजट इनका बढ़ा है जिसका फर्क उनकी इकॉनमी पर पड़ रहा है और सर इसके लिए कुछ हद तक ट्रंप भी जिम्मेदार है। ट्रंप ने जिस तरीके से ये साफ साफ कह दिया था यूरोपीय देशों को कि अपनी रक्षा वो खुद करें और इसके लिए रक्षा बजट बढ़ाएं, इसके लिए अपनी तैयारी करें, यूरोप लगभग वही करता दिखाई दे रहा है।